बच्चों 100 प्रति मिनट गति का डिक्टेशन। यस स्टार्ट। आज पूरा देश प्राकृतिक आपदा कोरोना महामारी से जूझ रहा है। लगभग 3 लाख से ज़्यादा लोग हमसे बिछुड़कर चले गए हैं। माँ की ममता और चिंता और पिता का साथ उड़ जाने से हजारों बच्चे अनाथ हो गए हैं। पूरे देश का दिल दहल उठा है। ऐसे समय में केंद्र और राज्य सरकार जितना संभव हो सके मदद कर रही है। बड़े औद्योगिक घरानों ने अपने खजाने के दरवाजे खोल दिए हैं। सामाजिक संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाएं और मानव सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले रात दिन खाद्य सामग्री और भोजन के पैकेट बांटने लगे हुए हैं। हाल ही में राजस्थान सरकार ने शहरों और कस्बों में निःशुल्क भोजन की थाली लोगों को परोसने के लिए देश में बड़े भरे पड़े अन्न भंडारों के दरवाजे खोलने होंगे। आज़ादी के बाद हम लोगों के खाने के लिए भी अनाज नहीं हो पाता था और पेट भरने के लिए देश अमेरिका से आने वाले लाल गेहूं पर निर्भर था। 1965 में तो जब भारत पाकिस्तान युद्ध के समय अमेरिका ने पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए भारत को गेहूं देना ही बंद कर दिया और मजबूरन तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देशवासियों से सप्ताह में एक दिन उपवास करने की अपील की थी। हालांकि इस समस्या से ही अवसर उत्पन्न हुए। देश में हरित क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ और आज स्थिति यह है कि 33 करोड़ के अमेरिका की हैसियत ही क्या हम अपने 138 करोड़ देशवासियों को 3 साल तक बैठाकर खिला सकते हैं। कोरोना से हुए महाविनाश की इस घड़ी ने हमें यह चिंतन करने को विवश कर दिया है कि भले ही भारत महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें नंबर पर है। हमारे पास विश्व की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। रक्षा खर्च में हम तीसरे और खाद्यान्न उत्पादन में दूसरे नंबर पर हैं। लेकिन यह शर्मनाक है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के सूचकांक में 107 देशों में हम 94 स्थान पर हैं। भले ही हमने चंद्रयान भेज दिया, गगनयान बना रहे हैं, हमारा मंगलयान बनकर तैयार है। हमने विस्तारवादी चीन को सीमा से पीछे धकेल दिया है, लेकिन आज भी हमारे यहाँ भूख से मौतें हो जाती हैं। जो महान भारत देश के माथे पर कलंक है। लॉकडाउन के बाद यह स्थिति भयावह हुई है, क्योंकि लॉकडाउन से पूर्व जिन लाखों लोगों को भरपेट भोजन उपलब्ध था, उन्हें लॉकडाउन के बाद कई बार भूखे पेट ही सोना पड़ा और निरंतर दूसरे वर्ष भी लॉकडाउन से स्थिति और दयनीय हो गई। हालांकि लॉकडाउन के चलते गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 88 करोड़ लाभार्थी को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न निःशुल्क दिया जा रहा है और सभी योजनाओं में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए लगभग 80 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न आवंटन का लक्ष्य तय किया गया है। भारत की 5.4 लाख उचित मूल्य की दुकानें दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का निर्माण करती है, लेकिन फिर भी लगभग 10 करोड़ भारतीय
पात्र होते हुए भी खाद्य सुरक्षा के लाभ से वंचित हैं। इस दिशा में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इस योजना के लिए देश के 90.5% राशन कार्ड को आधार से जोड़ दिया गया है और देश के 32 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में इसे लागू किया जा चुका है। निश्चित रूप से इसका लाभ रोजी रोटी की आस में दूसरे प्रदेशों में जाने वाले प्रवासी मजदूरों को मिलेगा, लेकिन केवल यह ही पर्याप्त नहीं है। हमें चाहिए कि खाद्य सुरक्षा योजना के दायरा बढ़ाकर लाभान्वितों की संख्या को 1.5 गुना किया जाए, ताकि सबसे पहले भूख से होने वाली मौतों पर अंकुश लग सके। इसके लिए हमें वर्तमान में खाद्य सुरक्षा के लिए आवंटित किए जा रहे 80 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न को बढ़ाकर 1.20 करोड़ मीट्रिक टन करने की ज़रूरत होगी। वर्तमान में हमारे पास मौजूद 5.23 करोड़ मीट्रिक टन सुरक्षित भंडार है, जो हमारी आबादी के लिहाज से आगामी 3 साल से भी अधिक की ज़रूरत को पूरा करता है। वहीं इस वर्ष सरकार द्वारा 4.27 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं और 1.18 करोड़ मीट्रिक टन चावल का समर्थन मूल्य पर खरीद होगी। यानी कुल मिलाकर देश में खाद्यान्न की किसी भी तरह की कमी निकट भविष्य में होने की कोई गुंजाइश नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कोविड-19 की उत्पत्ति की वास्तविक जांच की दिशा में बुधवार को जो कदम उठाया वह महत्वपूर्ण लेकिन सीमित है। उन्होंने महामारी के स्रोत को लेकर खुफिया एजेंसियों को अपनी कोशिशें दोगुनी करने का आदेश दिया है। बाइडेन का यह बयान चीन द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर आगे जांच में सहयोग करने से इनकार करने के एक दिन बाद आया। इसका मकसद नई और व्यापक अमेरिकी जांच एजेंसी का संकेत देना बताया गया। 90 दिनों की जांच में अमेरिका की कई राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं और संस्थान सहयोग करेंगे। इनमें वुहान लैब को अमेरिकी फंडिंग पहुंचाने वाला गैर लाभकारी संगठन भी शामिल है। उम्मीद की जा रही है कि जांच का यह विस्तारित दायरा खुफिया समुदाय को बेहतर दावा करने में सक्षम बनाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि हम यह नहीं कह रहे हैं कि 90 दिनों में हमारे पास जवाब होगा। हम यह कह रहे हैं कि हमारे पास अपडेट होगा और फिर देखेंगे कि हम वहाँ से कहाँ जाते हैं। यह हमारे प्रयासों को दोगुना करने और जितना हो सके उतना पारदर्शी होने की प्रतिबद्धता है। कुछ लोगों का कहना है कि कम संभावना है खुफिया कम्युनिटी या कांग्रेस 90 दिनों में लैब लीक परिकल्पना का निर्णायक जवाब खोजने में समर्थ होगी। बाइडेन की आशंका जता चुके हैं कि बीजिंग ने वुहान में शुरुआत में ही घटना को घुमाने के लिए जो कुछ किया वह कोविड की उत्पत्ति से जुड़ी किसी भी जांच में हमेशा बाधा डालेगा। यदि ठोस साक्ष्य नहीं पाए जा सकते तो भी यह जांच के दायित्व से छुटकारा नहीं देता। यदि अधिकांश साक्ष्य वुहान लैब की ओर इशारा करते भी हैं, तो क्या हमें कुछ न करते हुए अगली महामारी की प्रतीक्षा करनी होगी?
कुछ का कहना है कि लैब लीक जांच से जटिल और नाजुक अमेरिका चीन संबंधों के बिगड़ने का जोखिम है। ठीक है, यदि 60,000 अमेरिकियों की मौत की सच्चाई को उजागर करने की कोशिश से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की संवेदनाओं को ठेस पहुंचने का जोखिम भी है, तो क्या हुआ? यह चीन को दोष देने के बारे में नहीं है, यह हमारे जन स्वास्थ्य की रक्षा के बारे में है। धरती तप रही है और इसकी तपन से समुद्रों में खलबली मची हुई है। हर तूफान के पीछे एक नया तूफान चला आ रहा है। बीते वर्ष मई में आए अम्फान तूफान, जून में आए निसर्ग तूफान और नवंबर में आए निवार तूफान के बाद हाल ही में तोकते तूफान गुजरा है और अब यास तूफान तबाही ला रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और तेज हवाओं के कारण तूफान अधिक भयावह होते जा रहे हैं। धन्यवाद।